फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। हमने सेकंड पार्ट तक कवर कर चुके हैं। आज थर्ड पार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से दो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे बुक कीपिंग विद अकाउंटिंग। ये दोनों में क्या अंतर होता है और ये दोनों क्या है। तो उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। बुक कीपिंग विद अकाउंटिंग में लिखवाने से पहले मान लो दो व्यक्ति हैं, एक बीकॉम किया हुआ है और एक सीए किया हुआ है। किसी कंपनी में काम करने के लिए गए दोनों, राइट। दोनों काम करने के लिए गए। तो जब कंपनी में गए दोनों, तो इसे कंपनी में काम के लिए रख लिया। बीकॉम वाले को काम पर रख लिया। वो अगले दिन क्लर्क बन गया कंपनी में। अगले दिन कंपनी में। और वहां पर बस IMRC ये बीकॉम में आता है। जो बीकॉम के होते हैं वो इतना ही काम करते हैं क्योंकि ये आसान होता है। तो ये काम अगले दिन वो ये काम करता है, डेली आता, डेली IMRC आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग करता है। और सीए वाला व्यक्ति भी उसी कंपनी में काम करने के लिए गया। काम करने गया। उसे भी काम पर रख लिया। वो वहाँ पर बीकॉम का इस वाले व्यक्ति का ना सीनियर बन गया। ये इस कंपनी में ना इसका सीनियर बन गया। और सीए में ये वहाँ पे जाता है, ये सब ये करता है आगे प्रोसेस इसको बढ़ाकर ये फिर उसे आगे SAC करता है जो सीए में आता है। ये थोड़ा मुश्किल होता है। जो सीए वाले व्यक्ति होते हैं ये थोड़ा मुश्किल होते हैं, बुद्धिमान जो तो आगे हाई फाई करते हैं। जो थोड़ा बुद्धिमान होता है वो दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। सॉरी, ये ऐसे करता, ये तो सीए है इधर, ये कोई नहीं। सीए ये काम करता, वहाँ पे सीनियर बन गया। यही दोनों हमें अंतर लिखना है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो चलो मेरे साथ लिखते हैं। चलो मेरे साथ बनाओ। वैसे इसमें IMRC तक होता है काम जो बीकॉम में होता है। उसके बाद सीए में SAC मतलब समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग वो करके आगे सीए बताता है, कंपनी का बैलेंस शीट बताता है कि क्या है कंपनी का प्रॉफिट या लॉस। और ये रिकॉर्डिंग ये डेली यही काम करेगा, मतलब आएगा आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग इतना ही करेगा। और उसके बाद ये सीए जो होता है उस कंपनी का फिर SAC करता है, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग। तो मेरे साथ बनाओ। बीच में थोड़ी बहुत गलती होती रहती है, कोई नहीं, मुझे माफ़ कर देना। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है मेरे से। जो भी वीडियो पूरा देखना तभी समझ आएगा। कुछ अकाउंट में थोड़ा टाइम लगाना ही पड़ता है, एफर्ट और टाइम तो लगता ही है अकाउंट्स में। जब तक टाइम एफर्ट नहीं लगेगा जब तक समझ नहीं आएगा। अकाउंट ऐसी चीज़ है। तो चलो मैं इसमें एग्जाम्पल ये लिख भी देता हूँ। IMRC ये है बुक कीपिंग, और ये SAC समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग ये होता है अकाउंटिंग। वैसे बुक कीपिंग छोटे मोटे जो व्यापारी भी वो भी करते हैं, मतलब जो भी उधार फुधार जितना आता है बुक में लिखते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा वो करना नहीं होता। बस उतना का उधर वो उधार लेगा, उतना का वो उधार लेंगे, इतना माल है बस। बुक कीपिंग पनवाड़ी होते हैं जो छोटे व्यापारी वो भी करते हैं। वैसे बुक कीपिंग बुक से पता चल रहा है जिसमें बुक में रिकॉर्ड करते होंगे। तो ये पूछता है 4 मार्क्स में।
5 मार्क्स में भी पूछ लेता है, 3 मार्क्स में भी पूछ लेता है, जितने मार्क्स का पूछता है आप लिख देना। पहला स्कोप, ये जरूर लिखना, स्कोप। इससे लिखने से ना टीचर का एक्सप्रेशन बढ़ता है कि बच्चे ने अच्छे से किया है। फिर आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स ये वी है, इन्वॉल्व्स ये ई है, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वही जो मेजरिंग होता है वो भी लिख सकते हो आप, मेजरिंग भी लिख सकते हो। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। बुक कीपिंग में इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाई, मैनेजमेंट, मेजरिंग में बोल सकते हो आप, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। और अकाउंट्स में होता है अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स समराइजिंग, एनालाइजिंग भी लिख सकते हो, इंटरप्रेटिंग भी लिख सकते हो आप, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, टू यूजर्स। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है, जो अकाउंटिंग में जो इन्वॉल्व होता है, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग या एनालाइजिंग भी बोल सकते हो, लिख सकते हो आप। और कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है। सेकंड आता है स्टेज। कौन सा स्टेज, कैसा है स्टेज आता है, स्टेज इट ये प्राइमरी स्टेज होता है। प्राइमरी स्टेज ये सेकेंडरी स्टेज होता है। इट इज स्टेज आई अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है ये, देख लेना, लिख लेना। अकाउंटिंग बिगिन, अकाउंटिंग जब शुरू होता है, अकाउंटिंग बिगिंस व्हेन, जब बुक कीपिंग एंड होता है। मतलब जब जब IMRC जब समाप्त हुआ तो ये आगे देता है, ये जितने ये काम कर लेगा बीकॉम वाले, IMRC ये कंप्लीट हो जाता है तो ये CA को देता है SSC करने के लिए, तब ये आगे जाता है। ये प्राइमरी स्टेज होता है, सेकेंडरी स्टेज होता है जब ये बुक कीपिंग समाप्त होता है, जब ये सेकेंडरी अकाउंटिंग चलता है। थर्ड आता है नेचर। नेचर ऑफ जॉब, किस नेचर का होता है ये। दिस जॉब रूटीन, दिस जॉब इज routine in nature,
डेली एक ही काम होता है जो IMRC, बस इतना ही काम होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें दिमाग लगाना नहीं होता, इसमें ज़्यादा दिमाग यूज नहीं होता, बस डेली यही रूटीन जॉब होता है। और दिस जॉब इज़, इधर लिख देता हूँ, दिस जॉब इज़ एनालिटिकल जॉब होता है ये। नेचर, इसमें एनालिटिकल होता है, अलग अलग काम होता है, इसमें थोड़ा बुद्धि की जरूरत होता है, इसमें अलग अलग डेली चेंज होता रहता है, ये रूटीन जॉब नहीं होता, ये रूटीन नेचर का नहीं होता है, ये रूटीन नेचर का होता है जिसमें बस डेली का एक ही काम होता है, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, कम्युनिकेटिंग, मतलब कभी हम लॉस में बताते हैं कभी प्रॉफिट में बताते हैं, जैसे कंडीशन बिजनेस के हिसाब से होता है। अब आता है नेक्स्ट, अब आता है स्टाफ। नेक्स्ट पॉइंट स्टाफ, it is a performed by जूनियर, ये जूनियर स्टाफ होता है, और एक बुक कीपिंग वाला जूनियर होता है और अकाउंटिंग वाला सीनियर होता है। इट इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। नेक्स्ट आता है, ये जूनियर में समझा देते हैं, स्टाफ जो स्टाफ से करोगे तो ये जूनियर होता है, ये छोटा होता है क्योंकि IMRC करता है बस, और ये सीनियर होता है क्योंकि SSC करता है, उस कंपनी में सीनियर होगा जो इस बुक कीपिंग का। नेक्स्ट आता है स्पेशल स्किल्स, तो इट इज डज नॉट require any special skills, इसमें कोई अलग स्किल्स की नहीं होता, इसमें क्योंकि एक ही काम डेली रूटीन वाला काम है, एक ही काम करना होता है, इसमें स्पेशल स्किल्स होता है। इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स, ये L है, ये हो गया हमारा 5 पॉइंट। ये हमारा 5 पॉइंट कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और नहीं आया कोई कुछ भी चीज़ समझ ना आया कोई प्लीज़ वीडियो को एक बार देख लेना, नहीं फिर भी ना समझ आए तो कमेंट कर देना कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, भाई मुझे ये समझ नहीं आया, फ्रेंड्स ये समझ नहीं आया, आप जो भी आप चाहो बोल सकते हो। और अब नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग की जानकारी। तो इसमें यह है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वही प्रोसेस जो बुक कीपिंग का प्रोसेस है, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें बताया है ना, प्रॉफिट का बारे में जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, फाइनेंशियल पोजीशन का इन्फॉर्मेशन देता है, कितना कैश फ्लो हुआ, कितना कैश इनफ्लो हुआ, हमें इनके बारे में जानकारी देता है। तो हम लिख के समझेंगे। मैं ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लिख के मिलता हूँ,
ये हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिफर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो हमने, ये बुक कीपिंग का प्रोसेस होता है एक तरह का, जो बुक कीपिंग प्रोसेस होता है IMRC। तो ये जब नेक्स्ट जाएगा तो CA के पास जाएगा, जो हमने CA में देखा था हमने क्या, SAC, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग। जब ये होगा तो हमारा जो ये जानकारी देगा कि इस साल बिजनेस में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना केस आया, कितना इनफ्लो, कितना कैश फ्लो गया है। जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लास्ट में बनाते हैं 31 मार्च को मैंने बताया था। स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल को। बनाते कब है, 31 मार्च को। ये हर बिजनेस का रूल है, जितने भी बिजनेसमैन है, चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो, जितने भी बिजनेसमैन है, सब 1 अप्रैल से बिजनेस को जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है 1 अप्रैल से शुरू करेंगे और 31 मार्च को एंड करेंगे। फिर उसमें देखेंगे कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस हुआ, क्या पोजीशन है, कितना कैश गया, कितना आया है। तो जो इंक्लूड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, पहला तो ये होता है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये रिलेट करता है प्रॉफिट एंड लॉस को। फिर दूसरा आता है पोजीशन, फाइनेंशियल बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस का पोजीशन क्या है। फिर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो, कितना कैश गया है और कितना कैश आया। इनफ्लो मतलब जाना, कैश जाना, कैश फ्लो मतलब जाना, कैश इनफ्लो मतलब आना। तो कैश फ्लो कितना पैसा गया, और एंड आप और भी लिख सकते हो कैश इनफ्लो कितना आया है। ठीक है, यही होता है। और नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमारा नेक्स्ट आप क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये हम करने वाले हैं। जो क्या क्वालिटी, क्या अच्छाइयाँ होती है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। पहला तो रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसा करना, एक तरह से भरोसा करना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबिलिटी। इधर लिख देता हूँ साफ सा जो आपको दिखेगा। रिलायबिलिटी अकाउंटिंग ना इंफॉर्मेशन हम भरोसा कर सकते हैं, मस्ट ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आप एक एग्जांपल से लिख रहे हो, आपने पिछले साल किसी को कर्जा दी 5-10 हज़ार का, मान लो 5 हज़ार का, और उस व्यक्ति से मांगने का है, तो बोले भाई कौन से पैसे, कितना पैसे, मैं तो भाई किसी पैसे के बारे में नहीं जानता। और अकाउंट में आपने इंफॉर्मेशन जानकारी उसके सामने रखे होंगे, तो अकाउंटिंग आपको दिखा देगा था कि इतना पैसा आपने दिए, जितना लेन देन होता है सारा इन्फॉर्मेशन रखता है। इसलिए हम अकाउंट पे एक तरह का ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और सेकंड आता है रिलीवेंस जितना जरूरी हो उतना ही समझाना, जानकारी देना चाहिए। जितना जरूरी है आपको उतना ही जानकारी देना चाहिए। जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया आपका नाम क्या है, तो आपने बोला मेरा नाम राजू है, श्याम है, आप इतनी जानकारी दोगे ना। अब ये तो नहीं, मेरा नाम राजू है, मैं उत्तर प्रदेश या लखनऊ रहता हूँ, मेरे घर में इतने फैमिली है, इतने वो है। आपसे पूछा जितना उतना आंसर देना चाहिए। मतलब जितना जरूरी उतना ही बताना। अकाउंट उतना ही बताता है जितना हम जानकारी लेना चाहते हैं। इस तरह से मैं लिख देता हूँ, जितना जरूरी हो। तो दोस्तों मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो इसलिए हम
दोबारा से बना रहे हैं। तो ये हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। रिलीवेंस, जितना जरूरी हो उतना बताना, जितना आपको बारे में पूछा जाए उतना ही बताना। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलीवेंट टू द विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो जो कर्मचारी होते हैं कंपनी के, उनको डिसीजन लेने में ना आसानी होता है, क्योंकि उनको जितना ज़रूर उतना ही जानकारी लेते हैं, जो इतना जितना अकाउंट्स से जितना उनको जानकारी चाहिए उतना ही लेते हैं। और थर्ड आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब अंडरस्टैंड का मतलब तो समझता समझदार होता है। एबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब होता है जिसको हम समझ सकें। लिख देता हूँ मैं, जिसको हम समझ सकें। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी presented available to the understand it। मतलब इसका कहने का मतलब है जिसको भी हम समझाते हैं बताते हैं, इस तरह से समझाना अगले को आसानी से समझ सके। ये नहीं कि आपने सारा कुछ पूछा, थोड़ा सा है, आपने सारा कुछ बता दिया उसको। जिसको भी हम बताएं उसको वो समझ सके। अकाउंट्स हमारी हेल्प करता है एक तरह से, ये भी इसमें भी। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब जिसको हम समझा सके वो, और जो यूजर्स समझ रहे वो आसानी से समझ सके सिंपल भाषा में। और कंपेरेबिलिटी मतलब होता है कंपेयर से मतलब चलता है कि तुलना करना एक तरह से, तुलना करना। तो कंपेरेबिलिटी मतलब एक तरह से तुलना करना जितने भी कंपनी है। तो कंपेरेबिलिटी मीन्स दैट इज द यूजर शुड बी अवेलेबल टू द कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो यूजर्स होते हैं एक तरह से कंपनी के, जो मालिक होता है वो ना कंपेयर करता है पिछले साल से इस साल में, कि पिछले साल कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, इस साल हमारा इतना प्रॉफिट हुआ। या एक तो ये होता है, या एक दूसरे कंपनी से कंपटीशन करता है, उसका वो कंपनी कितना आगे जा रहा है, कितना प्रॉफिट में चल रहा है, फिर से कंपेयर करना। और एक तरह से कंपेयर भी दो प्रकार का होता है जो मैं अभी बताया। एक होता है इंट्रा फ्रॉम कंपनीज और एक होता है इंटर फ्रॉम कंपनीज। तो मैं लिख देता हूँ इंटर और इंट्रा क्या होता है। कंपेरेबिलिटी भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंटर फर्म फर्म कंपेरेबिलिटी। इंट्रा कंपेरिजन, एक इंट्रा फर्म कंपेरिजन होता है, एक इंटर फर्म कंपेरिजन होता है। जो कंपेयर होता है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इंटर फर्म कंपेरिजन का मतलब होता है कभी कभी कंपनी अपने अंदर कंपेरिजन करने लगता है। कंपेरिजन मतलब कंपेयर करने लगता है पिछले साल से इस साल। जैसे मान लो पिछले साल उस कंपनी ने, कोई कंपनी है, मान लो एक तरह से कोई कंपनी है, पिछले साल उसने 10,000 का प्रॉफिट कमाया और इस बार 9,000 का प्रॉफिट कमाया। इस तरह से कंपेयर करते, या पिछले साल 10,000 का मान लो, इस साल 20,000 का, एक एग्जाम्पल के थ्रू ले रहा हूँ। तो कंपेरिजन करते, एक कंपेयर करते कंपनी एक अंदर। एक होता है इंटर फर्म कंपेरिजन, जो मैंने बताया कि जो कंपनी दूसरे कंपनी से कंपेरिजन करते हैं उसे इंटर फर्म कंपेरिजन कहते हैं। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, या अडानी एयरपोर्ट हो गया, जो अडानी कंपनी होते हैं वो आपस में कंपेयर करते रहते हैं। या फ्लिपकार्ट ले लो, या अमेजोन ले लो, या मीशो ले लो, या मंत्रा ले लो, इतने सारे जो भी कंपनी है ये आपस में कंपेयर करती रहती हैं। तो आप देखे भी होंगे कि कभी कभी ऑफ़र भी चलाती है सब।
25% ऑफर है यहाँ पे ये सामान लेने पर। ये एक तरह से ये कंपेयर करते रहते हैं कि ये सब तो हो गया। हाँ, कंपेरेबिलिटी भी हो गया। अब बस आप समझ रहे हो ना ये सब चीज़ें। जो चीज़ नहीं समझना फिर पॉज करके वीडियो देख लेना। रियलिटी मतलब भरोसा करना। हम अकाउंट्स जो होता है इन्फॉर्मेशन, उस पर हम भरोसा कर सकते। रियलिटी जितना जरूर उतना ही बताना, जो भी जितना पूछे उतना ही बताना। अंडरस्टैंडिंग जिसको हम समझें, ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसे हम आसानी से समझ सकें या आसानी से बता सकें। कंपेरेबिलिटी मतलब तुलना करना। कंपनी आपस में कंपनी कंपेयर करती है यूजर्स जो पिछले साल से इस साल। और कंपेरेबिलिटी दो प्रकार के होता है, इंटर फर्म कंपेरिजन और इंट्रा फर्म कंपेरिजन। इंट्रा फर्म कंपेरिजन होता है जो अपने अंदर करते हैं कंपनी, और इंटर फर्म कंपेरिजन होता है जो दूसरा कंपनी से कंपेरिजन करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा तो चलो मैं लिखने तो चलो करते हैं। मैं लिखने के बाद भी मिलता हूँ आपसे, जब तक मैं लिख लेता हूँ मैं आसानी से समझा दूंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। हमारा आ गया यूजर्स टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये मत समझना कि ये एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, ये बस जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स कौन होते हैं? हम होते हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूजर्स को क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना पसंद है या इंटरेस्ट है? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में दो प्रकार के होते हैं। यूजर्स मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो यूजर्स होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक इंटरनल और होता है एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल यूजर्स वो होता है जो किसी अपने अंदर कंपनी के अंदर जो होता है। मतलब इंटरनल यूजर्स में ओनर होगा सिर्फ और मैनेजर होगा, और एक्सटर्नल में जितने भी बाहर के होते हैं यूजर्स, एम्प्लॉयज़ हो गया, बैंक इन्वेस्टर या क्रेडिटर, ये सभी धीरे धीरे लाइन टू लाइन जानेंगे। तो इंटरनल यूजर्स कौन होता है? तो अकाउंट जो भी इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो यूजर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन को ले सके, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ले सके, जो भी हम रिकॉर्डिंग वगैरह कर सके वो देख सके, ले सके, जान सके। तो फर्स्ट आता है ओनर। ओनर क्यों इंटरेस्ट रखता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? उसे उसे क्यों उसे प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है। कोई भी कंपनी का मालिक होता है वो इसलिए देखता है कंपनी का बैलेंस शीट या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसे ना इंटरेस्ट, उसे जानना होता है कि प्रॉफिट हुआ कि इस साल हमारा लॉस हुआ। मैनेजमेंट, अब आता है सेकंड मैनेजमेंट। ओनर जो मालिक होता है कंपनी का, मालिक ओनर होता है प्रबंधक होता है, हिंदी में इसे कहते हैं। तो इसे इसलिए और प्रबंधक हम ये भी लिख सकते हैं, मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। या आप ये भी लिख सकते हैं बिकॉज मैनेजमेंट हैज़ टू टेकन डिसीजन रिगार्डिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो मैनेजमेंट इसलिए देखता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, बैलेंस शीट को, कि उसे डिसीजन मेकिंग लेना होता है कंपनी के लिए। और एक्सटर्नल यूजर्स, अब आता है एक्सटर्नल यूजर्स, जो बाहर के जितने भी यूजर्स होते हैं कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, बस उसे इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। जो यूजर्स होते हैं एक्सटर्नल, उससे कंपनी से कोई लेना देना नहीं होगा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, उसे इन्फॉर्मेशन जानता है कि क्या इस साल कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बस यही जानता है जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, जो कंपनी का जो अंदर जो कर्मचारी जो काम करते हैं, कि उसे बोनस एंड सैलरीज के लिए, मतलब अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तो इसकी सैलरीज बढ़ जाएगा, बोनस भी मिलेगा। अगर कंपनी मान लो घाटे में चले जाएगा तो बोनस तो मिलेगा नहीं और सैलरीज भी कम हो सकती है। और सेकंड आता है बैंक। आप सुनेंगे बैंक क्या करेगा जान के? तो बैंक इसलिए देखता है या जानता है कि उसे ना लोन प्रोवाइड करवाता है बिजनेस को, कि अगर मान लो आपकी कंपनी में इतना कर्जा है तो वो लोन क्यों देगा आपको। मान लो आपके ऊपर
40,000 करोड़ का कर्जा है, तो बैंक आप लोन क्यों देगा? क्योंकि बैंक भी जानता है कि कोई कंपनी की बैलेंस शीट को देख कर समझ जाता है कि कंपनी चले पाएगी कि नहीं, इसलिए वो भी देखता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। अब आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्यों देखता है? क्योंकि इन्वेस्टर को ना मनी इन्वेस्ट करना होता है इन बिजनेस। अगर मान लो कोई कंपनी मान लो माइनस में है, वो इन्वेस्ट क्यों करेगा? मान लो घाटे में जा रही है कंपनी, तो इसलिए इन्वेस्टर भी देखता है कि अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसे पैसा इन्वेस्ट करना होता है। और क्रेडिटर एक तरह से होता है उधारदाता। जिससे हम माल खरीदते हैं ना, उसे क्रेडिटर कहते हैं। जिसे हम उधार पे माल खरीद के लाते हैं, उसे क्रेडिटर कहते हैं। तो डिटरमाइन क्रेडिटर वर्थनेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस मान लो गुड्स खरीदते हैं, गुड्स मतलब वस्तु होता है, गुड्स खरीद के लाते हैं उधार पे, तो क्रेडिटर भी इसलिए देखता है क्योंकि कंपनी कैसी चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है कि कितना माइनस में चल रही है, वो क्रेडिटर भी देखता है इन्फॉर्मेशन को। और गवर्नमेंट क्यों देखता है? गवर्नमेंट को टैक्स लेना होता है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन में ना इंटरेस्ट रखता है अकाउंट का, क्योंकि उसे टैक्स लेना होता है। अब नेक्स्ट आता है पब्लिक। पब्लिक क्यों देखता है? पब्लिक इसलिए देखता है कि कोई कंपनी अच्छी क्वालिटी के गुड्स बेच रही कि नहीं। पब्लिक मान लो आप कंपनी माइनस में चल रही है, प्रॉफिट के चक्कर में वो अलग अलग मतलब डुप्लीकेट माल बनाकर बेच तो नहीं रही, इसलिए वो भी देखना पब्लिक इसलिए भी देखती है। और आता है रिसर्चर। रिसर्चर ना एक तरह से उनका काम ही होता है रिसर्चर का कि एक कंपनी के ना बारे में बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन देखता है कि कंपनी कब शुरू हुई, कितना लायबिलिटी है इनके ऊपर, मतलब लायबिलिटी मतलब कर्जा कितना है, कितना प्रॉफिट में चल रही है। हिडन वर्ड कंपनी का नाम सुना होगा, वो इसी की तरह से रिसर्च करते हैं। तो अभी तो अडानी का जो शेयर की प्राइस गिरी गया, उसी के चक्कर में वो रिसर्च करते रहते हैं कंपनी के अंदर ही, वो रिसर्च करते थे रिसर्चर, उसी को रिसर्चर कहते हैं। उनका पर्पज ही होता है रिसर्च करना। तो हमारा अब नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब हमारा चैप्टर अंतिम सांसें ले रही है, अब ख़त्म होने वाला है। बस अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, इनके अंदर फिर बस डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम, बस उसके बाद चैप्टर समाप्त। तो जल्दी से करते हैं, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। यहीं पे लिख देता हूँ, मैं जल्दी से कर देता हूँ। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। एक मार्क का पूछ लिया जाता है, एक मार्क्स का। बड़ा फर्स्ट आता है अकाउंटिंग। तो मैं लिख लेता हूँ, आपको समझा दूंगा अभी तो ये क्या होता है। तो हम लिख चुके हैं। तो अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी सबसे बड़ी होता है, सबसे बड़ा अकाउंटेंसी होता है, उसमें अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग की तरह प्रोसेस होता है, जो हमने कैरेक्टर्स करे थे ना, एक तरह से ये बुक कीपिंग होता है अकाउंटिंग। मतलब हमने जो प्रोसेस किए थे पिछले जो 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे, तो अकाउंटिंग इज द एक्शन ऑफ प्रोसेस। एक प्रोसेस है अकाउंटिंग। क्योंकि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, ये सब अलग अलग करते हैं। तो ये एक तरह का प्रोसेस होता है अकाउंटिंग बिजनेस का। और अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी का एक एप्लीकेशन होता है, ये एप्लीकेशन होता है अकाउंटिंग। और अब आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बड़ी होता है, मतलब नॉलेज होता है, एक तरह का नॉलेज होता है सबसे तो अकाउंटेंसी इज नॉलेज। अकाउंटिंग सबसे बड़ी अकाउंटिंग होता है, इसी में से थोड़ा नॉलेज लेकर हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये हमारे 1 मार्क्स में पूछा जाता है मैक्सिमम, तो आप ये लिख देना, छोटे छोटे पॉइंट ही मैंने बना के लिखे। हमारा अब नेक्स्ट आता है डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री क्या होता है। तो आप अपने बुक के कवर पे देखे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। डबल एंट्री लिखा होगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो अभी हम यही करेंगे 11th में, डबल एंट्री 11th 12th में।
तो मैं लिखने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो हम लिख चुके हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री एक तरह से अकाउंट होता है ये, और सिंगल एंट्री होता है एक तरह से बुक कीपिंग होता है। तो डबल एंट्री में इट मीन्स इन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का सिस्टम है जिसमें हम दोनों तरफ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें हमारा हाईलाइट पॉइंट्स हैं, बोथ एक्सपेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं हम। और बुक कीपिंग में हम सिंगल रिकॉर्डिंग होता है एक्सपेक्ट, इसमें इट मीन्स ये रिकॉर्डिंग ऑफ ऑन एक्सपेक्ट ट्रांजेक्शन समटाइम्स, ये एक तरह का सिंगल एंट्री होता है बुक कीपिंग, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता। और इट मीन्स डेबिट क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि ना कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इसलिए डेबिट क्रेडिट का रूल लिया जाता है। और आप डेबिट और क्रेडिट हम आगे के चैप्टर में समझेंगे अच्छे से कि क्या होता है। क्यों कोई कोई कहता है डेबिट मतलब आना होता है जाना होता है, क्रेडिट मतलब आना जाना होता है, मतलब पैसा डेबिट मतलब पैसा आया, पैसा क्रेडिट मतलब गया। कोई कहता है क्रेडिट मतलब पैसा आया, कोई डेबिट मतलब गया। ये सब मतलब एक तरह से ये ऐसा ही है। आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप सब समझ जाओगे कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। तो अब आता है दूसरा पॉइंट, 3 नंबर में पूछा जाता है ये ज़्यादातर, इट मेंटेन्स ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। ये पूरा कंप्लीट ट्रांजेक्शन करता है और इसमें पूरा कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं होता, कुछ जानकारी होता है, इसलिए वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इनकम्प्लीट होता है एक तरह से ये। सिंस एक्सपेक्ट ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ डेबिटेड एंड अदर एक्सपेक्ट एंड क्रेडिट, टोटल डेबिट इज क्रेडिट, टोटल मतलब कहने का मतलब है कि जो हम एक्सपेक्ट जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं ना डेबिट एंड क्रेडिट, वो हमेशा इक्वली आएगा। जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना इक्वल आता है दोनों, और इसमें इक्वल नहीं आता है, मतलब एक तरह से ये पर्सनल अकाउंट होता है ये। इट दिस द सिस्टम वी मेंटेन ओनली पर्सनल अकाउंट ऑन कैश बुक, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। और ये ना मेंटेन ये पर्सनल अकाउंट एक तरह से होता है ये। सिंस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो डेबिट एंड क्रेडिट जो भी हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं, जब हम लास्ट का चैप्टर 19 करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं बिजनेस का लास्ट एक्सपेक्ट होता है, वो लास्ट स्टेप होता है, तो उसमें हमें पता चले जो डेबिट और क्रेडिट होता है ना वो हमेशा इक्वली आता है, इक्वली आएगा हमेशा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर तो समाप्त होता है। जो भी चीज़ आपको समझना है तो प्लीज़ कमेंट करना, और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कुछ। तो इसमें से आप पहले लिख लो, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्या होता है उसका। फिर बुक कीपिंग में डिफरेंस पूछा, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में डिफरेंस पूछ लेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स, उद्देश्य क्या है अकाउंट्स बनाने का, कमी, फिर लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग, कमियाँ क्या है अकाउंट्स की। फिर इंटरनल एक्सटर्नल अकाउंटिंग पूछ लेगा कि एक्सटर्नल इंटरनल अकाउंटिंग क्या, जो हमने अभी पढ़ा था यूजर्स वाले। और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने अभी क्वालिटेटिव ये पूछता है हमेशा 4 मार्क्स में हमेशा पूछ लेगा। बस ये मेन क्वेश्चन तो फिलहाल। उसका जो भी आपको कमियाँ लगें तो प्लीज़ कमेंट करना, और थोड़ा बहुत जहाँ पे भी मेरी गलती हुई एक्सप्लेन करने में प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इसी साथ वीडियो एंड करते हैं हमारा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम सेकंड चैप्टर में।